शादी के बाद शौहर को कारोबार में बार बार नुकसान हो रहा था। उसका सारा पैसा डूब गया। शौहर ने मुझे मनहूस कहकर तलाक दे दी। सास ने भी मुझे बहुत मारा और बोली जब से आई है उसके बेटे का कारोबार तबाह हो गया है। मैं रोती हुई वहां से चली गई। मुझे यतीम का कोई नहीं था। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करने लगी। वहां मालिक को हर माह लाखों का मुनाफा होने लगा। वह कहता जब से मैं आई हूं मैंने एक फैक्ट्री से 5 फैक्ट्रियां बना ली है। एक दिन ऑफिस में बुलाकर मुझे निकाह का पैगाम दिया, मगर उसका चेहरा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी क्योंकि वह तो मेरा मैं यतीम होने के बाद अपने खाला खालू के पास रहती थी। जिस दिन मेरे लिए पहला रिश्ता आया उन्होंने फौरन से मेरा रिश्ता तय कर दिया क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक बोझ थी और वह मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। लड़के का नाम हसन था और उसका बाप अंकल जबार मेरे मरहूम बाप का दोस्त था। हसन बैरूने मुल्क से आया था। हमारा सादगी से निकाह हुआ और खालू ने मुझे रुखसत कर दिया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। जब हसन कमरे में आया उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे। उसने कहा, यह सब अब्बा की मर्जी से हुआ है। मैं इस शादी में राजी ना था। मैंने नजरें झुकाकर बस इतना कहा, मुझे मालूम है। उसने फिर कोई बात ना की, बस उठकर बाहर चला गया। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और मैंने सोचा शायद इस दरवाजे के साथ ही हमारे बीच की सच्चाई भी बंद हो गई है। अगले दिन नाश्ते पर मैंने सास के पास बैठने की कोशिश की तो उन्होंने प्लेट हटाकर कहा, तुम अपना नाश्ता अपने कमरे में ले जाया करो, मेरी नींद खराब नहीं करो। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही ना थी। वही खामोशी मेरी आदत बन गई। एक दिन अंकल ने मुझे अपने साथ बाजार ले जाने को कहा। रास्ते भर वो मेरी माँ की बातें करते रहे। तुम्हारी माँ बहुत हौसले वाली औरत थी। वो होती तो तुम्हारे लिए कुछ और सोचती। मैंने कहा, अगर वह जिंदा होती तो शायद मैं यह सब सहने के काबिल न होती। अंकल चुप हो गए। घर वापस आए तो हसन के कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। वो अपनी माँ से बहस कर रहा था। यह सब अब्बा की मर्जी थी। मैंने तो कभी कहा भी नहीं। फिर आप मुझे क्यों कोस रही है? सास की आवाज बुलंद हुई। इसलिए कि वह लड़की तुम्हारे काबिल नहीं। तुम्हारी शादी तो तुम्हारे मामू की बेटी से तय थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया उस अनजान पर। मैं दरवाजे के पीछे से हट गई। दिल चाहा भाग जाऊं वहां से, मगर कहाँ। शाम को हसन फिर मेरे कमरे में आया। इस बार उसकी आंखों में कुछ नरमियां थी। शायद वो बहस ने थका दिया था या शायद मेरी खामोशी ने। तुम कुछ बोलती नहीं हो, कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं बोलूंगी तो शायद आपको और उलझन हो। उसने गौर से मुझे देखा, फिर बोला, तुम खूबसूरत हो, शायद इसीलिए अब्बा ने तुम्हें चुना। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। यह पहला जुमला था जिसमें मुझे अपनी मौजूदगी का कोई निस्बत हवाला मिला, चाहे वो खूबसूरती ही क्यों ना हो। अंकल जबार की जिंदगी जैसी हमारे लिए एक छत थी। उनके होते सब खामोश शिकायतें दब जाती थी। लेकिन वो छत अचानक गिर गई। सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता बना रही थी कि बाहर शोर सुनाई दिया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो मुलाजमा भागती हुई आ रही थी। उसके मुंह से बस एक जुमला निकला, साहब को सांस नहीं आ रहा। सब कुछ रुक गया। हसन और सास भागे। मैं पीछे पीछे। अंकल जबार सोफे पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा जर्द हो चुका था। अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो जाने कब जा चुके थे। डॉक्टरों ने सिर्फ रस्मी ऐलान किया, हार्ट अटैक था। मौके पर ही इंतकाल हो गया। वो लम्हा ऐसा था जैसे घर से रोशनी का आखिरी चिराग बुझ गया हो। चंद दिन बाद जब ताजियत करने वाले चले गए और घर फिर सन्नाटे में डूबा तब सास की नजरें बदल गई। वो एक दिन मेरे कमरे में आई, दरवाज़ा जोर से खोला और बोली, जब से यह मनहूस घर में आई है कोई दिन चैन का नहीं देखा। मैं कुछ बोल भी ना सकी। बस उनकी आंखों में अजीब वहशत थी, जैसे मैं कोई साया हूँ। हसन ने पहले तो कुछ ना कहा। वो खुद सदमे में था। लेकिन फिर कारोबार में मसाइल आने लगे। अंकल के बाद हसन ने फैक्ट्री संभालने की कोशिश की,
लेकिन हर दिन कोई ना कोई मसला, कहीं कच्चे माल की किल्लत, कहीं मजदूरों की हड़ताल, कहीं आर्डर कैंसिल। एक दिन वह गुस्से से घर आया, दरवाज़ा जोर से बंद किया, सीधा कमरे में आया और बोला पता नहीं क्या चल रहा है, हर तरफ नुकसान ही नुकसान। मैंने कहा मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। उसने मुझे घूर कर देखा। तुम क्या समझोगी कारोबार को? बस दुआ करो कि सब ठीक हो। शायद वो गुस्से में था, लेकिन उसके अल्फाज मेरे अंदर तीर की तरह उतर गए। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, सास अपनी बेटी के साथ बैठी थी। मैंने सुन लिया जब वो बोली बस अल्लाह बचाए। अब इस लड़की की नुसरत से पहले शौहर, अब कारोबार सब कुछ खा गई। ननंद ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अम्मी आपने पहले ही कहा था, लेकिन अंकल को कौन रोक सकता था। सास की आवाज़ थोड़ी और बुलंद हुई। यह तो आई और हमारी जिंदगी उजड़ गई। पता नहीं अब क्या बाकी रह गया है जो यह बर्बाद करेगी। मैं चुपचाप अपने आंसू साफ करके वापस कमरे में चली गई। हसन से कुछ कहना बेफायदा था, क्योंकि उसके चेहरे पर भी अब शिकवे लिखे जा रहे थे। एक दिन जब हसन फैक्ट्री से लौटा तो सास ने उसे रोकर कहा, बेटा तुम उससे अलग हो जाओ, यह लड़की तो तुम्हारे लिए बदकिस्मती लेकर आई है। हसन ने गुस्से से हाथ झटका। अम्मी प्लीज, अब्बा के बाद सब कुछ मेरे सर पर है, मुझे काम करने दे। सास खामोश हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान से पहले की होती है। कुछ दिन बाद जब मैंने खाने की मेज पर चावल रखे, सास ने प्लेट उलट दी। यह चावल है या नमक का ढेर, कुछ सीखा भी है जिंदगी में या बस खूबसूरती पर ही नाज है। हसन वहीं बैठा था। उसने एक नज़र मुझे देखा, लेकिन कुछ ना बोला, बस पानी का गिलास उठाकर पीने लगा। घर का माहौल अब हर दिन मजीद बोझल होता जा रहा था। हसन की आंखों में अब वह नरमी नहीं रह गई थी जो पहले कभी कभार नजर आती थी। सास का अंदाज पहले ही तल्ख था, लेकिन अब जैसे हर वक्त मौका तलाश करती थी कि मुझ पर कुछ फेंक सके। कभी अल्फाज, कभी इल्जाम, कभी नज़र। मैं बस अपने कमरे की दीवारों को देखती, जिन्होंने मेरे सारे आंसू खामोशी से जज़ब कर लिए थे। हसन दिन भर फैक्ट्री में रहता, लेकिन शाम को आकर भी कोई बात नहीं करता। मैं खाना बनाकर रख देती, वो खा लेता, कभी बगैर कुछ कहे कभी एक जुमला बोल देता, नमक तेज है। एक शाम मैं किचन में थी कि हसन का फ़ोन मेज पर पड़ा बजने लगा। स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर और साथ एक लड़की का नाम था। एनी फ़ोन बार बार बजता रहा। मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी बात हो। हिचकिचाते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, सामने से एक नाजुक सी आवाज़ आई। हसन तुम आज नहीं आ रहे? मैं कब से वेट कर रही हूँ। मैं जैसे पत्थर की हो गई। सिर्फ इतना बोली। यह कौन? दूसरी तरफ खामोशी हुई। फिर कॉल कट गई। मैंने फ़ोन नीचे रखा ही था कि हसन कमरे में आ गया। उसने मेरे हाथ में फ़ोन देखा, फिर चेहरा बदला। तुमने मेरा फ़ोन क्यों छेड़ा? कॉल आ रही थी, मैंने बस उठाया। उसने जोर से मेरा बाजू पकड़ा। तुम कौन होती हो मेरे फ़ोन पर बात करने वाली? मैंने बस कॉल उठाई थी। उसने इतनी जोर से मुझे धक्का दिया कि मैं पीछे जाकर दीवार से लगी। अगले लम्हे उसका हाथ मेरे चेहरे पर पड़ा। अपनी हदूद में रहो जकिया, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन यह हरकतें ना करो। मैं वहीं बैठ गई, चेहरा पर हाथ रखकर आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब किसी के लिए कुछ कहना बाकी ना रहा था। हसन बाहर निकल गया, दरवाज़ा जोर से बंद करके। अगली सुबह सास आई। मेरे चेहरे की सूजन देखकर अंकारा मारा। हाँ, आखिरकार हसन ने समझा कि तुम्हें कैसे काबू में रखना है। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बस अब शिकायत ना करो। हमने तुम पर एहसान किया है, यह याद रखो। मैं खामोश हो गई। अब किसी वजहात का फायदा नहीं था। उसी दिन जब मैं कपड़े धो रही थी, सास ने मेहमान खाने से आवाज दी, जकिया यहाँ आओ। मैं गई तो वहां दो औरतें बैठी थी। शायद रिश्तेदार। सास ने कहा, यह है जकिया, शक्ल की अच्छी है,
लेकिन बस नसीब का क्या करे, आते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। एक औरत ने सर हिलाकर कहा, ऐसे वक्त की नहुसत होती है, जिस घड़ी घर में आई वही सब कुछ ले गई। मैं पलट आई। अब मेरे बारे में सबकी राय एक जैसी होती जा रही थी। खामोश, मनहूस और काबिल इल्जाम। रात को हसन आया। मैंने दरवाज़ा खोला, वो सीधा अंदर गया, जूते जोर से फर्श पर फेंके। मैंने खाना लगाया। उसने प्लेट को हाथ भी ना लगाया। बोला, मुझे भूख नहीं, कुछ तो खा ले। सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। जकिया, तुम मेरी माँ नहीं हो, बार बार मत टोका करो। मैंने प्लेट वापस उठा ली, दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप अंधेरे में जा बैठी। कुछ दिन बाद हसन का दोस्त आया। एक फाइल देने जाते हुए कहने लगा, भाभी, हसन तो आजकल बहुत गुस्से में रहता है, रातों को भी बाहर होता है। सब ठीक है? मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिला दिया। हाँ, सब ठीक है। शायद वो जान गया था कि सब कुछ ठीक नहीं, मगर कुछ ना बोला। एक शाम जब मैं कपड़े तय कर रही थी, हसन फोन पर जोर जोर से किसी से बात कर रहा था। कितनी बार कहा है, तुम रात को कॉल मत किया करो, घर में मसला होता है। हाँ, कल मिलते हैं। जब उसने फोन बंद किया तो मैंने कुछ ना कहा, बस नजर मिलाकर पूछा, कौन थी? उसने मुझे देखा और हंस दिया। क्यों, तफ्तीशें शुरू कर दी तुमने? नहीं, बस पूछा। तो याद रखो, जो औरत शौहर की परछाइयां तक देखने लगे, वो इज्जत खो देती है। फिर वो चला गया और मैं खामोश हो गई। सास का रवैया और सख्त होता गया। कभी कहती, मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया तुमने। कभी बोलती, हसन की हालत देखी है, तुम्हारी वजह से है सब। अब मैं सिर्फ एक वजूद थी जो हर दर्द का निशाना था, हर इल्जाम की दीवार। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी हैसियत उस घर में एक साया बनकर रह गई। ना मेरा कोई हक था, ना आवाज। सास का लहजा अब महज तल्ख नहीं रहा था, बल्कि झर भरा होता जा रहा था। ननंद जब भी घर आती, उसकी बातों में वही तंज, वही नफरत होती जो सास से विरासत में मिली लगती थी। एक दिन किचन में मैं दाल में तड़का लगा रही थी कि ननंद आकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। बोली, सुना है तुम रातों को जागती हो, क्या व्यर्थ करती हो जादू? मैंने चौंक कर देखा। नहीं, बस नींद नहीं आती। वो हंसी, हाँ, नींद कैसे आएगी जब दिल में चालाकी हो? तो जमीर कहाँ सोने देता है? उसकी आवाज में तंज का जहर टपक रहा था। सास भी वहीं आ गई, कहने लगी, हमने पहले ही कहा था यह लड़की सीधी नहीं है। हसन जब से इसके करीब हुआ है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। घर का सुकून, कारोबार, अब्बा की जान, सब इसकी नूसत ले गई। मैंने नजर झुका दी। अब दिल में कोई रद्दे अमल नहीं उभरता था, बस यह सुनकर चुप हो जाना। यही मेरी आदत बन चुकी थी। उसे शाम हसन घर देर से आया। उसके चेहरे पर थकन के साथ झुयुलाहट भी थी। मैंने पानी दिया तो कहा, हर दिन एक नई मुसीबत। मजदूर हड़ताल पर चले गए और ऊपर से कर्ज देने वाले फोन पर फोन कर रहे हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, किसी से बात करें, किसी माहिर से मशवरा ले ले। उसने घूर कर देखा। तुम्हें क्या पता, तुम्हारा काम है सिर्फ किचन संभालना, दिमाग मत दो मुझे। अगले दिन सास ने गले में काला धागा डाला। मैंने पूछा, अम्मी खैरियत है? उन्होंने अजीब नजरों से देखा। तेरे असर से बचने के लिए, नजरे बद और तेरे काले साए से बचने को। ननंद हंसी, अम्मी, इसे भी एक लोटा पानी देकर चुपके से घर से बाहर फेंक देना चाहिए, हो सकता है इसका जादू खत्म हो जाए। मेरी सांस रुक गई। अब जादूगरनी कहना रोज का मामूल था। मुझे लगता वह किसी दिन वाकई मुझे किसी फकीर के पास ले जाएंगी। जब खाला का फोन आया, दिल को थोड़ी ढारस मिली। उनकी आवाज अब भी वही मोहब्बत से भरी थी। जकिया बेटी कैसी हो? मैं रोने से खुद को रोक ना सकी। सिर्फ इतना कहा, सब अच्छा नहीं है, मैं आऊं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, बस आपकी आवाज काफी है। शायद यही गलती थी। अगले ही दिन खालू का पैगाम आया, आइंदा खाला से बात ना करना, वो तुम्हें और हमें दोनों को नुकसान दे रही है। खाला की तरफ का हर राफ्ता खत्म हो गया, जैसे मेरा माजी भी मुझसे छीन लिया गया हो। अब मेरे दिन खामोशी में गुजरते। एक दिन मैंने सुना कि सास एक औरत से बात कर रही थी, कल एक पीर साहब आ रहे हैं।
वो इस लड़की पर दम करेंगे। देखते हैं कहाँ से कर रही है यह सब कुछ। पीर साहब आए। सारा घर खामोशी से बैठा और मुझे उनके सामने लाकर बिठा दिया गया। उन्होंने कुछ पढ़ा और मेरे माथे पर फूंक मारी। फिर बोले, यह लड़की बहुत भारी है, इस पर असर है। सास ने फौरन कहा, हमने कहा था ना यह मनहूस है। मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो दम भी मेरे खिलाफ दलील बन गया था। कभी कभी हसन का फोन बजता और वह बाहर चला जाता। मैं पूछती कहाँ जा रहे हैं, तो वह टाल देता। काम है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। एक दिन किचन में चाय बनाते वक्त मैंने ननंद को किसी से फोन पर बात करते सुना। हाँ, वो हसन की बीवी। अरे बस शक्ल अच्छी है, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। हसन भी अब तंग आ चुका है, देखना कुछ दिनों में छोड़ देगा। मुझे अपनी समात पर शक हुआ, लेकिन मैं जानती थी इन बातों में सच्चाई छुपी थी। हसन की सर्द मेहरी सास की जहरीली जुबान, खाला से दूरी, सब एक ही सिलसिले की कड़ियां थी। अब कोई दिन ऐसा न गुजरता जब मेरी जात को ना कुरेदा जाता। कभी खाने में नमक कम, कभी कपड़े वक्त पर ना धुले, कभी पानी देर से दिया। हर बात पर इल्जाम, और इन इल्जामात के साथ मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर पिघल रहा था। मैं अब जिंदा थी, लेकिन किसी और के ताने सहने के लिए, किसी और की मायूसी का बोझ उठाने के लिए मुझे यकीन था यह अंधेरा मजीद गहरा होने वाला है। क्योंकि इस घर में, इस जिंदगी में अब मेरे लिए सिर्फ तन्हाई रह गई थी और इल्जाम सुबह का वक्त था। मैं किचन में आटा गूंद रही थी कि सास ने जोर से बर्तन मेज पर मारा। यह क्या सालन बनाया है, नमक तक का होश नहीं। दिनब दिन काम में लापरवाही बरती जा रही है तुम्हारी। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी अगर जायका ठीक नहीं लगा तो कुछ और बना देती हूँ। उन्होंने हाथ उठाया और मेरे कंधे पर जोर से चुटकी काटी। अब जुबान भी चलने लगी है। जिस दिन से आई हो तबाही ही तबाही है। मेरे बेटे का कारोबार बर्बाद, घर बर्बाद, सुकून बर्बाद। मैं खामोश हो गई। आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन जब्त कर गई। ननंद ने हंसते हुए कहा, अम्मी इस पर बातों का असर कब हुआ है। जब तक किसी पीर को बुलाकर ना निकलवाओ यह नहीं जाएगी। सास ने बर्तन उठाकर मेरी तरफ फेंका। वो बर्तन जमीन पर जा गिरा और शोर हुआ, चल निकल यहाँ से। वो होई, आज के बाद ना तेरी शक्ल देखूंगी ना तेरी नूसत। पीछे हटी, उनके हाथ में लकड़ी का डंडा था। उन्होंने जोर से मेरी कमर पर मारा, निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। अम्मी प्लीज, मैं कहाँ जाऊं। मैंने हाथ जोड़ दिए, जहन्नुम में जा, लेकिन मेरे दरवाजे के अंदर दोबारा ना दिखाई देना। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गई। दरवाजा खोला। मोहल्ले की औरतें सामने से गुजर रही थी। मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन सास ने मुझे जोर का धक्का दिया। मनहूस औरत निकल। मैं गली में जा गिरी। हाथ छिल गया, माथे से खून की बूंद टपकी। इर्द गिर्द लोग रुक गए, लेकिन कोई आगे न आया। उसी लम्हे एक आवाज सुनाई दी, अम्मी यह क्या कर रही है आप। देवर मोहसिन तेजी से मेरे करीब आया। उसने मुझे सहारा दिया। भाभी आप ठीक है, मैंने थके हुए लहजे में कहा। मैं ठीक हूँ। मोहसिन ने सास की तरफ देखा। यह सब क्या है, मार रहे हो आप इन्हें। गली में धकेल दिया। सास जोर से चिल्लाई, तू हट जा मेरे रास्ते से। मोहसिन, इस औरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तेरे भाई को खा गई, अब घर खा रही है। मोहसिन ने मेरी पेशानी से खून साफ किया। अम्मी होश करें, सब कुछ बर्बाद किया है तो आपके रवैया ने, इस औरत ने नहीं। यह तो खामोशी से सब सहती आई है। हाँ हाँ, सास ने तंजिया कहका मारा। अब यह जादूगरनी तुम भी चल गई, सबको अपने जाल में फंसा रही है। तू भी दिन रात इसके कमरे में दिखाई देता है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। मोहसिन का चेहरा सर्द हो गया। अम्मी यह आप क्या बोल रही है, आप जानती भी है आप किस पर इल्जाम लगा रही है। सब जानती हूँ, सास चीखी। एक दिन सब सामने आएगा। तुम जैसे भाई अब भाई नहीं रहे। मोहसिन ने मुझे कंधे से सहारा दिया। आप अंदर चले भाभी। नहीं मोहसिन, मैंने आहिस्ता से कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती।
मुझे मत रोको। आपका कोई ठिकाना नहीं और ना ही इस हाल में कहीं जा सकती है। मैंने नरमी से कहा बस और बर्दाश्त नहीं होता। उसने मजबूती से कहा मैं देखूंगा कौन निकालता है आपको इस घर से। वो मेरा हाथ थामे मुझे अंदर ले आया। इर्द-गिर्द के मोहल्लेदार अब भी दरवाजे के पास खड़े देख रहे थे। सास ने मोहसिन का बाजू झटकने की कोशिश की। छोड़ो इसे मोहसिन। मोहसिन ने गुस्से से कहा, अब आप कुछ नहीं कहेंगी। मैं खुद बाप की जायदाद का हिस्सेदार हूँ और यह घर भी मेरे बाप की मलकियत है। अगर इस घर में किसी को हक है तो भाभी को भी है। सास वो सिर से चुप हो गई। मैं अंदर आकर वहीं बैठ गई जहां कभी मेरी जगह हुआ करती थी। दिल जैसे रुक सा गया था। ननंद ने खामोशी से मोबाइल पर कोई मैसेज किया। गालिबन हसन को कुछ देर बाद हसन आया। सीधा मेरे पास आया। यह सब क्या हो रहा है? मोहसिन ने सब कुछ बताया। हसन खामोशी से सुनता रहा। फिर सास की तरफ मुड़कर बोला, अम्मी, आपने वाकई भाभी पर हाथ उठाया, गली में धक्का दिया। सास ने कहा, हाँ, क्योंकि यह सब कुछ बर्बाद कर रही है और अब तो तेरे भाई को भी काबू में कर लिया है। हसन ने एक नज़र मुझ पर डाली। मैं चुप बैठी थी, चेहरा सूझा हुआ, आंखें सुर्ख। हसन कुछ लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मोहसिन ने कहा, अभी वक्त है, हसन भाई खुद देख ले कि कौन आपके खिलाफ है और कौन आपके साथ। हसन ने नजरें चुरा ली। सास ऊंची आवाज में बोली, बस कर दो तुम दोनों। दोनों ने उस लड़की के शहर में आकर मेरी जुबान बंद कर दी। मैं आहिस्ता से उठी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मोहसिन ने मेरी तरफ देखा। आप अब अकेले नहीं हैं। मैं देखूंगा कौन आपको निकालता है। एक दिन उसने सब कुछ बदल दिया था। अब घर में खामोशी नहीं थी बल्कि बेतमादी की दीवार खड़ी हो चुकी थी, जिसके दोनों तरफ अब रिश्ते चुप खड़े थे। घर की फिजा अब मुकम्मल तौर पर झर आलूद हो चुकी थी। मोहसिन के मेरे हक में बोलने के बाद सास की आंखों में सिर्फ एक मकसद बाकी रह गया था, मुझे इस घर से निकालना हर कीमत पर। और अब वह कोई और तरीका नहीं बल्कि इल्जाम का सबसे गंदा हथियार इस्तेमाल करने वाली थी। एक दोपहर मोहसिन बाहर से आया। उसके हाथ में कुछ कपड़े थे जो मैंने धोबी को देने थे। वो सीधा मेरे कमरे में आ गया, जहां मैं कालीन साफ कर रही थी। भाभी, यह कपड़े दे देना शाम तक। वो रखकर पलटा ही था कि दरवाजे पर सास खड़ी थी। उनकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे पर वही झटकता हुआ तंज। वाह वाह, दिन दहाड़े कमरे में छुपकर मिल रहे हो। अब तो पर्दे का लिहाज भी खत्म। मोहसिन चौंका। अम्मी, आप क्या बात कर रही है? मैं बस कपड़े देने आया था। बंद दरवाजे के पीछे सास की आवाज बुलंद हो चुकी थी। मैं सब समझती हूँ। बहुत दिन से देख रही हूँ। तुम दोनों की नजरों को हर वक्त इसी के कमरे में क्यों रहते हो? मैं खड़ी हो गई। अम्मी, यह इल्जाम क्यों लगा रही है? चुप, वो चीखी, अब मुंह मत खोलो। बदकिरदार औरत, मेरे दोनों बेटों को खराब कर दिया तूने। मोहसिन ने आगे बढ़कर कहा, अम्मी होश करें, आप हद पार कर रही है। तू ही बता किस रिश्ते से बार बार उसके कमरे में आता है, भाई हो या कुछ और? मोहसिन का चेहरा सख्त हो गया। मैं भाई हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन आप जो इल्जाम लगा रही है वो किसी माँ को जेब नहीं देता। सास ने शोर मचाया। ननंद दौड़ती हुई आई। क्या हुआ अम्मी? सब कुछ बर्बाद हो गया बेटी। सास रोते हुए बोली, तुम्हारी भाभी और मोहसिन को हाथों पकड़ लिया। ननंद ने नफरत से मुझे घुरा। मैं तो पहले दिन से कहती थी यह लड़की सीधी नहीं। कमरे का दरवाजा धड़ाक से खुला। हसन अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से तिम रहा था। यह सब क्या है? उसने दर्शती से पूछा। सास आगे बढ़ी। बेटा, जो आंखों के सामने हुआ उसे बताने की क्या जरूरत? अभी देखा मैंने, तुम्हारी बीवी तुम्हारे भाई के साथ अकेली थी। हसन का चेहरा जैसे जम गया हो। उसने एक नज़र मुझ पर डाली, फिर मेरी तरफ पलटा। यह सच है हसन। हसन, खुदा के लिए मुझे सुन लो।
यह सब झूठ है। वह सिर्फ कपड़े देने आया था। चुप, मैंने नजर चुराई। जैसे हकीकत से नजरें चुराना आसान हो। नर्स ने पानी दिया। आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब संभलने का वक्त है। 2 दिन बाद एक समाजी कारकुन आई। नरम लहजा, शफाफ आंखें। हमने आपके लिए शेल्टर होम का इंतजाम किया है। वहां आपको हिफाजत भी मिलेगी और नया आगाज भी। मैं खामोश रही। अब फैसले मेरी मर्जी से नहीं, हालात के मुताबिक हो रहे थे। शेल्टर होम का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर खामोश राहदारी थी। दीवारों पर कुछ अधूरे ख्वाबों की तस्वीरें। कमरे में मुझे एक बेड दिया गया। साथ वाली चारपाई पर बैठी एक औरत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हो, नाम क्या है? मैंने आहिस्ता कहा, जकिया। वो बोली, मैं शाहिदा हूँ। यहाँ सबका माजी उलझा हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ कोई किसी को मनहूस नहीं कहता। वो रात मैंने चुपचाप छत को तकते गुजारी। नींद तो मुद्दतों से मेरी दुश्मन थी। अगली सुबह मैडम सबा, जो शेल्टर की इंचार्ज थी, आई। बोली, जकिया, अगर तुम चाहो तो काम कर सकती हो। कुछ फैक्ट्रियों से बात की है। मेहनत करोगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं फिर से कुछ बन सकती हूँ? जवाब में खामोशी मिली, लेकिन एक हल्की सी हामी के साथ। 2 दिन बाद मुझे एक तौलिया की फैक्ट्री में ले जाया गया। मालकान आम से लोग थे, लेकिन माहौल मुनासिब लगा। पहली बार मुझे लगा जैसे मैं काम करने के काबिल हूँ। यह कपड़ा कुतरना है, साइज एक जैसा हो और वक्त का ध्यान रखना, सुपरवाइजर ने कहा। मेरे हाथ लें, लेकिन मैंने हाँ सर हिलाया। शुरुआत मुश्किल थी। हाथ छिलने लगे, गर्दन में दर्द होने लगा, लेकिन मैं हर वक्त काम पर जाती, वापस आती और खामोशी से सोती। एक दिन शाहिदा ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, दर्द होता है, लेकिन दिल थोड़ा हल्का होता जा रहा है। फैक्ट्री में काम करते 1 महीना हो चुका था। अब कपड़े कोने में हाथ रवानी से चलने लगे थे। मेरी हाजिरी अच्छी थी। सुपरवाइजर ने कहा, तुम मेहनती हो, शायद कुछ दिन बाद अगले सेक्शन में लगा दे। यह सुनकर दिल में अजीब सा एहसास जागा, जैसे मैं कुछ बनने जा रही हूँ। शेल्टर होम की जिंदगी अलग थी। वहाँ सब औरतें, मुख्तलिफ कहानियाँ थीं, लेकिन हर चेहरे पर एक मुश्त का दर्द था। मैं किसी से ज्यादा बात ना करती, बस सबको सलाम करती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन फैक्ट्री में काम के बाद एक लिफाफा हाथ में दिया गया। सुपरवाइजर ने कहा, मालिक ने दिया है, कुछ खास पैगाम है। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक मुख्तसर सा नोट था। जकिया, तुम में कुछ खास है। तुम जैसी औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए, तरस नहीं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। यह मेरा वादा है कि तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा। मालिक, मेरी आंखों में बेकीनी थी, दिल में गुस्सा उभरा। मैं लिफाफा हाथ में लिए सीधी दफ्तर पहुंची। दरवाजा खोलते ही आवाज दी, मालिक कहाँ है? जवाब में कुर्सी घूमी। सामने मोहसिन बैठा था। चंद लम्हे हर शय रुक गई। तुम मोहसिन? मोहसिन ने उठकर कहा, बैठो जकिया, यह सब क्या है? तुम फैक्ट्री के मालिक हो, यह नोट तुमने दिया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, 2 हफ्ते पहले मैंने फैक्ट्री खरीदी, तुम्हें पता भी ना चला। और यह सब निकाह की बात? उसने आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ सहारा नहीं, इज्जत देना चाहता हूँ। जिस दिन तुम्हें घर से निकाला गया था, अभी उस दिन वही दरवाजा छुड़ाया था। मेरी आवाज कांप रही थी। मोहसिन, मेरे अंदर अब किसी पर यकीन बाकी नहीं। सिर्फ एक मौका दो, सिर्फ एक, ताकि दुनिया को पता चले कि तुम बेसहारा नहीं हो। मैं खामोश हो गई। शायद अंदर कहीं कोई दरवाजा हल्का सा खुल गया था, लेकिन यकीन करना अभी बाकी था। शहर की वो गली जहां शेल्टर होम था, अब मुझे अजनबी नहीं लगती थी। हर सुबह वही रास्ता, वही फैक्ट्री का गेट, और अंदर दाखिल होते ही मशीनों की गड़गड़ाहट, सब कुछ मामूल पर था। मगर उस दिन जब गेट पर एक नया बोर्ड लगा देखा, दिल धक से रह गया। मलिक एंड सनस सब कारकुन आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मालिक बदल गया है, पता नहीं, पर सुना है नया मालिक सख्त है। पिछली बार भी कई लोगों को निकाल दिया था।
मैं खामोशी से कटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। मशीन पर हाथ रखते हुए दिल में वही सवाल था, क्या मेरी जगह भी खतरे में है? कुछ ही देर बाद सुपरवाइजर अंदर आया। हाथ में एक लिफाफा था। मेरे करीब आकर बोला, जकिया यह तुम्हारे लिए है, मालिक की तरफ से। मैंने झिझकते हुए लिफाफा लिया। सबकी नजरें मेरी तरफ थी। मैं उसे फौरन खोलने की हिम्मत ना कर सकी। कुछ देर बाद पिछले कमरे में गई और दरवाजा बंद करके लिफाफा खोला। एक मुख्तसर सा नोट था, लेकिन अल्फाज ने जैसे सांस रोक ली, जकिया मैं तुम्हें सिर्फ काम की जगह नहीं, जिंदगी में इज्जत देना चाहता हूँ। निकाह की सूरत में मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा हक, तुम्हारा नाम सब कुछ बनकर दिखाऊंगा। फैसला तुम्हारा है। कुछ लम्हे वो कागज में हाथ में लेकर साकित बैठी रही। दिमाग में सिर्फ शोर था, कौन है यह? क्यों मेरे साथ मजाक किया जा रहा है? क्या यह भी एक नया खेल है? मैंने कागज मुट्ठी में लिया, दरवाजा खोला और सीधी ऑफिस की तरफ चल दी। रास्ते में कई लोगों ने मेरी तरफ देखा। शायद मेरे चेहरे की सख्ती पड़ ली थी। ऑफिस के बाहर पहुंचकर दरवाजा जोर से खोला। अंदर मेज, सोफा, फाइलें और कुर्सी पर बैठा वो शख्स जिसे देखकर जैसे मेरी जमीन खिसक गई। मोहसिन। वो उठा, पुरस्कून चेहरा, हल्की मुस्कुराहट। बैठो जकिया, यह सब क्या है? तुमने यह फैक्ट्री खरीदी? हाँ, यह खत, यह बात सब मैंने लिखा। मैंने आगे बढ़कर लिफाफा उसकी तरफ फेंका। तुम्हें लगा यह मुनासिब है? यह सब यूं अचानक? मोहसिन ने लिफाफा उठाया, एक गहरी सांस ली। जकिया, मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में धोखे बहुत आए हैं और मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं सब कुछ बेहतर कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, तुम तन्हा नहीं हो। तुम जानते हो लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन इज्जत सिर्फ वही दे सकता है जो खुद इज्जतदार हो। और मैं चाहता हूं तुम्हें वो इज्जत दूं जो तुमसे छीन ली गई थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई। दिल का बोझ बहुत भारी था। जुबान पर सवाल बेतरतीब, तुम्हें अंदाजा भी है मैं क्या कुछ सुन चुकी हूं? मेरे किरदार पर शक किया गया, तुम्हारे साथ नाम जोड़ा गया और अब तुम खुद यह सब करके दुनिया के मुंह बंद करवाना चाहते हो। मोहसिन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपना नाम देकर दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम पाक हो और सबसे बढ़कर तुम काबिल हो। मैंने नजरें चुरा ली। सामने दीवार पर एक कैलेंडर हल्की हवा से थरथरा रहा था। मैं फैसला फौरन नहीं दे सकती। तुम्हें वक्त लेने की जरूरत नहीं। नहीं जकिया, यह जिंदगी है। इनकार या इकरार से ज्यादा अहम तुम्हारी खुद ही है। अगर तुम यह समझो कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो मैं यह दरवाजा हमेशा खुला रखूंगा। मैं आहिस्ता से उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी, हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, फिर मुड़ी। मोहसिन, क्या तुम सच में समझते हो मेरी जिंदगी किसी इज्जत के काबिल है? उसने पलट कर कहा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा सब्र, तुम्हारे जख्म, यह सब तुम्हारी असल इज्जत है। और मैं बस एक साथी बनना चाहता हूँ, मुहाफिज नहीं। मैं कुछ बोल ना सकी, बस दरवाजा खोला और बाहर आ गई। सूरज अब भी वैसा ही चमक रहा था जैसे कुछ बदला ही ना हो, लेकिन मेरे दिल में कोई खामोश सी हलचल थी। शायद यह नई जिंदगी की दहलीज थी, शायद अभी कुछ फैसला बाकी था। फैक्ट्री के ऑफिस से निकलते हुए मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए थे। एक लम्हे को दिल चाहा भाग जाऊं कहीं बहुत दूर, जहां कोई पहचान ना हो, जहां कोई सवाल ना करे कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्यों हर दरवाजे से धकेल दी गई हो। लेकिन मैं भाग नहीं सकी। वो अल्फाज जो मोहसिन ने कहे कानों में गूंज रहे थे, मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, मुहाफिज नहीं बनना चाहता। अगले चंद दिन मामूल के मुताबिक गुजरे। मैं हर सुबह फैक्ट्री जाती, मशीनों के शोर में अपना झन खो देती, लेकिन हर बार जब मालिक का कमरा सामने आता निगाहें खुद ब खुद झुक जाती। सुपरवाइजर ने एक दिन आकर कहा, जकिया, मालिक ने बुलाया है। दिल जैसे फिर हलक में आ गया। खामोशी से उठी और ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला। मोहसिन अपनी जगह पर बैठा हुआ था।
इस बार वह खड़ा नहीं हुआ, बस निगाहें उठाकर कहा, बैठो। मैं कुर्सी पर बैठ गई। दोनों हाथ आपस में गुंदे हुए थे। परेशान लग रहे हो? मोहसिन ने सवाल किया। मैंने नजरें नहीं उठाई, बस थकावट है। जकिया, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें उलझा रही है, लेकिन मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा सब्र, सब कुछ देखा है मैंने हल्की आवाज में कहा। मोहसिन, यह सब बहुत जल्दी है। नहीं, यह देर से है। वह दिन याद है जब तुम्हें घर से निकाला गया था? मैंने माँ से झगड़ा किया, भाई से थप्पड़ खाया, लेकिन तुम्हें जाने ना दिया। तब भी चाहा था कि कुछ कर सकूं, लेकिन तुमने कहा था मत रोको मुझे। तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। यह जुमला आज भी सीने में चुभता है। मैं खामोश रही, लम्हे भर को नजरें उसकी आंखों में डाली, जहां कोई इल्तजा नहीं, फकत यकीन था। तुम्हें पता है, मैं यहाँ से लंदन वापस जा सकता था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं वह सब छोड़ आया, बस यह साबित करने के लिए कि तुम बेसहारा नहीं हो। दुनिया को क्या लगेगा मोहसिन? मैंने सवाल किया। वो जो पहले ही इल्जाम लगा चुकी है, अब तो उसकी तस्दीक हो जाएगी। मोहसिन के आवाज में थोड़ी सख्ती आई। दुनिया को कुछ ना कुछ तो कहना है, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी लोगों की जुबान से चलाएंगे तो सुकून कभी नहीं आएगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करो, मेरे बराबर होकर, किसी तर्ज या एहसान की बुनियाद पर नहीं। मोहसिन, मैं टूटी हुई हूं और मैं कोई जोड़ने वाला नहीं, बस साथी हूं। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम वाकई समझते हो कि हम हाँ, और अगर तुम भी यही समझो तो हमें किसी वजाहत की जरूरत नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर मशीनें चल रही थी। वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर जैसे सब साकित हो चुका था। कुछ लम्हों बाद मोहसिन ने कहा, अगर तुम हाँ करो तो निकाह यही होगा। सादगी से। फैक्ट्री के अमले के सामने वह सब जिन्होंने तुम्हें मेहनत करते देखा है, वही गवाह बनेंगे तुम्हारी नई जिंदगी के। मैंने लंबी सांस ली और पहली बार अपनी आंखों में नमी की बजाय हौसला महसूस किया। ठीक है मोहसिन, लेकिन एक शर्त है। क्या इस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ सच पर हो, ना कोई दिखावा, ना कोई बदला? मोहसिन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। यह वादा रहा। उठ खड़ी हुई, दिल में अजीब सी नरमी उतर रही थी, जैसे बरसों बाद अंदर की सख्ती टूट रही हो। दरवाजे से निकलते हुए मैंने एक आखिरी बार पलटकर कहा, मोहसिन, हमेशा सुनने के लिए हूँ। शायद अब यकीन आ रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उसने हल्की आवाज में कहा, नहीं जकिया, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। यह वह लम्हा था जब पहली बार मैंने अपनी जिंदगी को अपने फैसले से आगे बढ़ते देखा, और शायद यह मेरा पहला कदम था किसी अपनी जिंदगी की तरफ। निकाह सादगी से हुआ। फैक्ट्री के कमर्शियल हाल में चंद कुर्सियां, एक सफेद चादर, दो गवाह, एक कारी साहब, और सब आंखें जो बरसों की थकी हुई थी, मगर उस दिन कुछ उम्मीद से जगमगा रही थी। मोहसिन ने निकाह के बाद हाथ जोड़कर सब मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। मैं खामोश बैठी थी। मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं थी, ना माथे पर झूमर, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून जरूर उतर रहा था। निकाह के अगले रोज फैक्ट्री की ऑफिस की बजाय मोहसिन मुझे शहर से बाहर एक सादा मगर खूबसूरत घर ले गया। गाड़ी रोकी तो सामने सफेद दीवारों पर नीले खिड़कियों वाला छोटा बंगला नजर आया। यह घर कैसा लगा? मोहसिन ने पूछा। मैंने हैरत से दरवाजा देखा। यह तुम्हारा है? मोहसिन ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा है। तुम्हारी जिंदगी का नया आगाज इसी जगह से होगा। मैंने यह घर तुम्हें ध्यान में रखकर बनाया है। कोई महल नहीं, मगर हर दीवार में सुकून रखा है। घर में दाखिल हुई तो खाली कमरों में खुशबू थी। एक कमरा मुताला के लिए, एक छोटा सा लॉन, और छत पर बैठने के लिए लकड़ी की कुर्सियों का जोड़ा। यह सब तुमने मेरे लिए सोचा? मैंने कहा। मोहसिन ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें शोर नहीं, सुकून चाहिए। हम दोनों ने वो रात उसी घर में गुजारी, छत पर बैठकर चाय पी, पुरानी बातों पर हल्की मुस्कुराहटें आई, और खामोशी हमारी सबसे बड़ी गुफ्तगू बनी। कुछ दिन बाद मैंने फैक्ट्री जाना बंद कर दिया। मोहसिन चाहता था मैं आराम करूं, खुद को वक्त दूं। मैंने पढ़ना शुरू किया, बगीचे में पौधे लगाने लगी, खिड़की के पर्दे खुद से। वो घर मेरा बनने लगा, और शायद मैं भी खुद को दोबारा जोड़ने लगी।
एक शाम हम दोनों लॉन में बैठे थे कि मोहसिन ने कहा, जकिया तुमने कभी लिखना सोचा क्या? कहानी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जुबान में। मैं हंस पड़ी। कौन पढ़ेगा? मोहसिन ने कहा, तुम्हारे लव सच है। सच को सुनने वाले हमेशा होते हैं, चाहे देर से मिले। अगले दिन मैंने एक कॉपी निकाली और पहला सफ़ा लिखा। मेरा नाम जकिया है। हर दिन कुछ ना कुछ लिखती। मोहसिन पढ़ता, तबसरा करता और कई बार बस चुपचाप सर हिलाकर कहता, यह जुमला बहुत वजनी है। जिंदगी हमवार हो गई थी। जो घाव थे वो अब निशान बन चुके थे। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मैं खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी। मोहसिन ने आकर मेरे कंधे पर चादर डाली। ठंड लग जाएगी। बारिश की खुशबू में कुछ सुकून है। सुकून तुम्हारे चेहरे पर है जकिया। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमें वह सब लुटा रही है जो हमसे छीना गया था। लेकिन सुकून हमेशा के लिए नहीं होता। उस दिन सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मोहसिन को आवाज दी, कोई आया है? वह अखबार पढ़ रहा था। उठा, दरवाजे की तरफ गया। मैं किचन में थी। जब दरवाजा खुला तो कोई अजीब खामोशी छा गई। कौन है? मैंने जोर से पूछा। मोहसिन की आवाज आई, जकिया तुम इधर आओ। मैं बाहर निकली। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, सर पर मैली चादर, पाव नंगे, हाथ में प्लास्टिक का थैला। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा। मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा, कदम रुक गए, आंखें फट गई और जुबान पर जैसे सख्त ना रही यह सांस। मोहसिन ने आहिस्ता कहा, हाँ वही है। मैं करीब गई, मेरे कदम लरस रहे। देखकर पहचानने की कोशिश की, फिर थोड़ी देर में चौंक कर बोली, जकिया। मैं खामोश रही। उसके चेहरे पर गर्द, बाल बिखरे, आंखों में भूख थी। बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बुरा किया। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। हसन जेल में है, वही लड़की जिसके लिए मैंने तुझे बुरा कहा, वही उसके साथ फरार करके फरार हो गई। मोहसिन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ उठाकर रोका। आंखों में देखते हुए मैंने कहा, आपको अंदर आने की इजाजत है, अगर दिल से माफी मांगे। उसने कदम पीछे किए। मैं गुनहगार हूँ बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माफी। मोहसिन ने दरवाजा खोला। माँ आई, जो कुछ आपने खोया वो आपकी सजा थी, लेकिन जकिया आपको माफ कर चुकी है। मैंने चादर आगे बढ़ाई। यह वो ले बारिश है, ठंड लग जाएगी। उसके आंसू थमे नहीं और मैं जानती थी यही वो लम्हा था जब हमने उन जख्मों को बंद कर दिया था जो बरसों से रिश्ते चले आ रहे थे। दरवाजे के सामने वह औरत खड़ी थी जो कभी मेरी सास कहलाती थी, जिसकी आवाज मेरे ख्वाबों में गूंजती थी और जिसके लफ्ज मेरे अंदर बरसों तक कांटे बनकर चुभते रहे। अब वो औरत मैली चादर में लिपटी बिखरे बालों के साथ मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। जकिया, पहचाना मुझे? मैं चंद लम्हे साकेत रही। मोहसिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, आहिस्ता से बोला, यह वक्त है जकिया, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने उसकी तरफ देखा, वह जमीन पर बैठ गई। आवाज में शिकस्त थी, आंखों में पछतावा। बेटी, अब कहने को कुछ नहीं बचा। हसन जेल में है। जिसके लिए मैंने तुझे निकाला उसी ने हमें लूटा। मेरे पीछे अब कोई नहीं। दामाद ने घर से निकाल दिया। मैं कई दिन से सड़कों पर हूँ। आज तेरी गली का पता मिला तो हिम्मत की। मेरे सामने वह औरत बैठी थी जो कभी मेरे लिए इज्जत छीनने वाली थी और आज खुद इज्जत मांगने आई थी। मैंने खामोशी से कहा, आपको याद है जब आपने मुझे दरवाजे से धक्का दिया था, तब भी बारिश हो रही थी। वो चुप रही, शायद उसे याद था। आपने कहा था मैं मनहूस हूँ, मैं सब कुछ खा गई। आज क्या बचा है? आपके पास कुछ नहीं बेटी, बस दिल में एक बोझ है। मैंने बहुत जुल्म किया, मोहसिन को भी बुरा भला कहा और तुम पर जो इल्जाम लगाया उसकी माफी नहीं। मोहसिन ने दरवाजा पूरा खोल दिया। अम्मी अंदर आ जाए, हम आपसे बदला नहीं लेंगे। मैंने चादर उठाकर उनके कंधे पर रखी। यह आपका घर नहीं रहा, लेकिन आपके लिए जगह है। वो मेरे कदमों में गिर गई। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मैं कुछ नहीं मांगती, सिर्फ सर छुपाने की जगह चाहिए। मोहसिन ने उनका हाथ थामा। माँ, आज तुम्हें पनाह देने वाले वही लोग हैं जिन्हें तुमने बेदखल किया था, मगर याद रखो, इज्जत वही देते हैं जिनके दिल में नफरत की जगह खाली हो। हमने उन्हें सहारा देकर अंदर बिठाया। मैंने पानी दिया,
मोहसिन ने गर्म कपड़े निकाले। रात को मोहसिन लॉन में मेरे साथ बैठा बोला, यह वक्त के मार है जकिया, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा आज वो खुद बिखर चुके हैं। मैंने कहा, और जो बच गए उन्होंने माफी मांगकर सब कुछ जीत लिया। तुम्हें क्या लगता है हसन को जेल में रहकर अकल आएगी? वो अकल से ज्यादा निदामत की सजा काट रहा है। मोहसिन, उसका गुरूर, उसकी बेवफाई सब उस पर लौट आए हैं। 2 दिन बाद सास को बुखार हो गया। मैंने दवा दीदारी की। वो बार बार कहती तो वाकई मनहूस नहीं थी जकिया। हम खुद बदकिस्मत थे जो तुम्हें समझ ना सके। मैंने सिर्फ इतना कहा, बस अब सुकून से रहे, माजी को अब खत्म समझे। मोहसिन शाम को सब्जी लेकर आया और वह पहली बार बोली, मोहसिन, मैंने तुमसे बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हारे किरदार पर शक किया, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मोहसिन ने कहा, माँ, जो रिश्ते खून से बने वो गलतियों से खत्म नहीं होते, सिर्फ वक्त लेते हैं ठीक होने में। हम सब ने एक दस्तरखान पर खाना खाया। वही औरत जो कभी मुझे हाथ लगाने से भी मना करती थी, आज मेरे हाथ की बनी चाय पी रही थी। मैं जानती थी माफी से माजी मिट नहीं जाता, लेकिन नई जिंदगी का आगाज जरूर हो सकता है। हफ्ता भर बाद मोहसिन ने कहा, जकिया, मैं चाहता हूं तुम अपना वो मसूदा मुकम्मल करो जो तुमने लिखना शुरू किया था। वो तुम्हारी कहानी नहीं, हर उस औरत की आवाज है जो सच के साथ जीना चाहती है। मैंने सर हिलाया। उस कहानी का उन्वान मैंने सोच लिया है। मोहसिन ने पूछा, क्या? मैंने कहा, इज्जत वाले ही इज्जत देते हैं। हम दोनों मुस्कुरा दिए। उसी शाम मैंने पहला सफ़ा दोबारा खोला और नीचे लिखा, ये उन सब के नाम जो टूटने के बाद जोड़ने का हौसला रखते हैं, और उनके लिए जो समझते हैं कि ताकत सिर्फ मारने में होती है। दरवाजे पर लगी जंग आलूद घंटी अब खामोश थी। घर में अब कोई शोर ना था, सिर्फ वो सुकून था जिसका वादा मोहसिन ने निकाह के वक्त किया था। अब हमने सबको माफ कर दिया था, और शायद खुद को भी इज्जत देने वाला हमेशा खुद इज्जतदार होता है, और सच्चाई वक्त के साथ खुद को साबित कर देती है। नफरत वक्त ताकत देती है, लेकिन माफी हमेशा दिल जीत लेती है।